गुड इवनिंग एवरीवन। अ, एक सेकंड। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं अखिलेश कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म L1 क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोग साथ हैं, ये आज का जो लेक्चर होने वाला है ये थर्ड लेक्चर है हमारा इतिहास से जुड़ा हुआ। और जैसा कि बार बार इन्फॉर्म करता रहता हूं, जो इतिहास के जो इस लेक्चर्स को जब हम परफॉर्म कर रहे हैं, उस परफॉर्म में क्या है, इतिहास के हम लोग तीनों पोर्शनों को शामिल करते हुए चल रहे हैं। इससे पहले जो हमारे जो लेक्चर्स हुए थे, वो लेक्चर्स हुए थे टॉपिक वाइज, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री से लेके मॉडर्न हिस्ट्री तक वो टॉपिक्स चले थे। और हर 2 दिन या 1 दिन के बाद एक नया टॉपिक होता था। तो वो सभी आपको कवर किया करा रखे हैं। जिन लोगों को अगर पुराने लेक्चर्स देखने हैं, तो उनसे थोड़ी-सी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि वो प्लेलिस्ट में जाके वो सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। खैर, उम्मीद करता हूँ कि जो भी इस लेक्चर को पसंद कर रहे हैं या फिर जो पीछे प्रीवियस लेक्चर है उनको पसंद किया है, तो उन सभी का बहुत-बहुत आभार, पहली बात तो। और सेकंड बात ये है कि जो लोग कल मौजूद थे, उम्मीद करता हूँ आज भी वो लोग मौजूद रहेंगे। जो कल व्यक्ति जो जितने भी लोग आए थे, उम्मीद करता हूँ आज भी उतनी गर्मजोशी से स्वागत करेंगे और उतनी गर्मजोशी से पार्टिसिपेट करेंगे और कमेंट बॉक्स में लगातार अपनी उपलब्धता अ, दिखाते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वो सभी लोग जल्दी से जल्दी आ जाएँगे, जल्दी से जल्दी जुड़ जाएँगे, ताकि हम लोग सेशन को जल्दी से स्टार्ट कर पाएँ और तेज़ी से उसको ख़त्म करने का प्रयास करें। इसके अलावा हमारा जो मेन फंक्शन है, जो मेन चीज़ है, वही आपको बता देना ज़रूरी है। किसी प्रकार से अगर आप हमारी संस्था से जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। इसके अलावा आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। एल1 क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है हमारा, प्रयागराज नाम से। उस पे डालेंगे तो टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग जॉइन कर लीजिए, ताकि जो टाइम टू टाइम जो इन्फॉर्मेशन है लेक्चर के रिगार्डिंग रिगार्डिंग या फिर किसी दूसरे पर्पज़ से, वो भी आपके पास उपलब्ध होती रहे, ठीक। और और बाकी आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग यूट्यूब पे और व्हाट्सएप पे भी मौजूद है। नंबर जो आपके सामने दिया हुआ है, इससे अगर जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की क्वायरीज़ हैं आपकी, तो उस क्वायरी को हम लोग उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे और उसमें जो भी आपके जो सवाल होंगे, उसका जवाब देने का भी पूरी शिद्दत के साथ प्रयास किया जाएगा। तो आज का दोस्तों जो लेक्चर होने वाला है, ये प्रैक्टिस सेट थर्ड लेक्चर होने वाला है। फिर से इसमें 50 के लगभग क्वेश्चन होने वाले हैं और इसमें हम तीनों पोर्शन को कवर करेंगे। तो जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो जो लोग भी पहले बता चुका हूँ, जो लोग भी अगर जुड़ना चाहते हैं, तो फिर छोटी-सी रिक्वेस्ट ये रहेगी, प्लीज़ जल्दी से जल्दी जुड़ जाएँगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ऐसा होता है ना, कुछ क्वेश्चन जब आगे निकल जाते हैं, तब कुछ बच्चे जुड़ते हैं, तो उनके लिए समस्याएँ पैदा हो जाती हैं, क्योंकि फिर उनको लेक्चर दोबारा देखना पड़ेगा। तो इसमें ऐसा रहेगा कि अगर आप अभी से स्टार्टिंग पॉइंट से जुड़ेंगे, तो बाद में उसको दोबारा से रिस्टार्ट पे आपको नहीं जाना पड़ेगा। तो हमारी कोशिश यही है कि आप लोग अभी से जुड़ जाइए और जितने लोग भी जुड़ना चाहते हैं, ईज़िली जुड़ जाइए और इस लेक्चर का आनंद लीजिए और क्वेश्चनों का भी आनंद लीजिए और अपना जो ज्ञान है और जो आप जो जानते हैं इतिहास के रिगार्डिंग, उसको अभी आप अपना आत्म समीक्षा उसकी कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोग बातें हो चुकी हैं। हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जो प्राचीन काल में जो महाजनपद हुए थे, प्राचीन काल में जो महाजनपद थे या फिर जो कुछ पुराने शहर हुआ करते थे, उनकी राजधानियों के बारे में चर्चा की गई है। तो हमको यहाँ पे राजधानियों को सुमेलित करना है। तो उनको सुमेलित कर लेते हैं। कलिंग देश की जो राजधानी थी, वो तोसली थी, आप सभी लोगों को पता होगा। अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। जैसे अवंती दो भागों में बटा हुआ था, दक्षिणी और उत्तरी, उत्तरी और दक्षिणी। और उसमें दोनों, एक एक की राजधानी उज्जैनी थी और दूसरी की राजधानी महिष्मती थी। इसके अलावा अस्मक की राजधानी पोटन थी और मूलक की राजधानी प्रतिष्ठान थी, ठीक है। तो इसका जवाब होगा 1, 2, 3, 4, ठीक है। इसका जवाब होगा 1, 2, 3, 4। इसका मतलब जो ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट है, वो है ए।
अगला हमारा जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे। वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में कौन विख्यात है? वेदांग ज्योतिष जो लिखा गया था, जो ज्योतिष पे लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथों में जिसकी चर्चा की जाती है, वो किसके द्वारा लिखा गया? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, लगध और लाटदेव। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है? जैसे आप सभी लोग जानते होंगे, जो ज्योतिष है, जो 6 वेदांग थे, 6 वेदांगों का वो हिस्सा था, कौन-सा? ज्योतिष उसका हिस्सा था। तो उसमें जो सबसे प्राचीन ग्रंथ लिखा है वेदांग ज्योतिष, वो लिखा गया है लगध मुनि द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? लगध मुनि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थर्ड। निम्नलिखित में से किसने यज्ञीय वैदिक परंपरा का समर्थन किया तथा संन्यास के सिद्धांत का विरोध किया था? यज्ञीय, ठीक है। यज्ञीय वैदिक परंपरा का समर्थन किया था, मतलब जो वैदिक काल में जो परंपराएं थी और कर्मकांड थे, दैविक वैदिक कर्मकांड हुआ करते थे, उसकी परंपरा का समर्थन किया था और संन्यास के जो सिद्धांत का विरोध किया था। जैसे जो चार जो आश्रम थे जिसमें, ठीक है, उसमें संन्यास आश्रम का या फिर कह सकते हैं संन्यास का इन्होंने विरोध किया था। कौन थे ये? गौड़पाद हो गया, कुमारिल हो गया, रामानुज हो गया, यमुनाचार्य हो गया। ये कुमारिल लिखा हुआ है, ठीक है, कुमारिल, कुमारित नहीं है, कुमारिल है। ठीक है, यमुनाचार्य, रामानुज, गौड़पद और कुमारिल। किसने समर्थन किया था दोस्तों? समर्थन किया था कुमारिल ने। ये क्या था? ये मीमांसा दर्शन था इनका, मीमांसा, ठीक है। मीमांसा दर्शन के ये कह सकते हैं कि मीमांसा दर्शन के ये ज्वाइन करने वाले थे, मतलब उसके समर्थक थे और उसको इन्होंने स्प्रेड किया था बहुत बड़ी मात्रा में और बौद्धों को इन्होंने कई सारे डिबेट्स में पराजित भी किया था। तो कौन थे? कुमारिल। मीमांसा दर्शन, जैसे कि ना, मीमांसा जो दर्शन है बहुत प्राचीन दर्शनों में उसकी गिनती होती है। उस दर्शन में जो उसके प्रणेता माने जाते हैं वो माने जाते हैं जैमिनी, ठीक है। और कुमारिल जो थे, कुमारिल उसके एक और महत्वपूर्ण जो संत हुआ करते थे कुमारिल, उन्होंने क्या है ना, वैदिक परंपरा का जो समर्थन किया था और इस सिद्धांत का विरोध किया था। किसके? संन्यास सिद्धांत का उन्होंने विरोध किया था। मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज के 7 वर्गीय विभाजन में तीसरे स्थान पे कौन है? ठीक है, 7 वर्गीय विभाजन में तीसरे स्थान पर कौन है? व्यापारी, कृषिकर, योद्धा और दार्शनिक। ठीक है, 7वें स्थान पर कौन है? ठीक है, व्यापारी, कृषिकर, योद्धा और दार्शनिक। जैसे जो मेगास्थनीज आया था, मेगास्थनीज आप सभी लोग जानते होंगे, जो सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था, वो मौर्य प्रशासन में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उनके दरबार में उपस्थित हुआ था, उनके दरबार में काफ़ी समय तक रहा था। तो उन्होंने जो वहाँ की जो व्यवस्थाएँ देखी थी, उस व्यवस्थाओं के आधार पर उन्होंने बहुत सारी टिप्पणियाँ की हैं, बहुत सारे लेख लिखे हैं, बहुत सारी जो अपनी एक किताब है इंडिका, उस इंडिका में उन्होंने उन चीज़ों को मेंशन किया है। तो उसी में उन्होंने जो भारत का जो डिवाइडेशन है, जो समाज का जो डिवाइडेशन होता है, चतुर्वर्णीय डिवाइडेशन, उसके स्थान पर उन्होंने 7 वर्गीय विभाजन का जो थ्योरी दी थी कि भारत 7 वर्ग के लोगों में विभाजित है, ठीक है? तो हालाँकि वो इस प्रकार से हो सकता है वो उसको एनालाइज़ करने में उनको समस्या हुई हो। तो ये कौन थे? कृषिकर थे, ठीक है? कौन थे इसमें थे? सबसे पहले स्थान पे दार्शनिक था, फिर किसान था, फिर अहीर था, ठीक है? अहीर को कृषिकर भी बोलते थे, फिर उसके बाद शिल्पी था, शिल्पी को व्यापारी भी बोल सकते थे, ठीक है? फिर देखिए, दार्शनिक, किसान, अहीर, शिल्पी, ठीक है? योद्धा और निरीक्षक मंत्री, ठीक है? योद्धा, निरीक्षक मंत्री। तो इस प्रकार के 7 डिवाइडेशन था। तो सबसे तीसरे स्थान पर कौन था? कृषिकर था। अगला चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियाँ थीं, ठीक है? विशाल जो स्नानागार था, उसके तालाब में सीढ़ियाँ किस तरफ की तरफ थी? 2 माही सीढ़ियाँ थी, उत्तरी पार्श्व में, दक्षिणी पार्श्व में, पूर्वी पार्श्व में, पश्चिमी पार्श्व में, ठीक? तो उनकी सीढ़ियाँ किस तरफ थी? तो आपको ये बताना है। तो केवल 1 है, केवल 1, 2 है, 2, 3 है और 3, 4 है। ए, बी, सी और डी। तो इसमें से कौन-सा सही आंसर होगा? इसमें से आंसर होगा बी, 1 और 2, उत्तरी और दक्षिणी, ठीक है? उसमें जो एंट्रेंस या फिर आउट करने का या फिर आउट और एंट्रेंस दोनों एक तरीके के हुआ करते थे। बाकी वो उस समय का जो मैनेजमेंट रहा होगा कि भाई इधर से कोई एंट्री करेगा, इधर से निकलेगा, या इधर से एंट्री करेगा, दक्षिण से एंट्री करेगा, उत्तर को निकलेगा। तो इस प्रकार के वहाँ कोई मैनेजमेंट रहा होगा। फिलहाल वो जो 2 आने-जाने के जो रास्ते थे, वो जो सीढ़ियाँ बनी हुई थी, वो उत्तर और
दक्षिण में बनी हुई थी। तो इसका आंसर होगा 1 और 2। अगली चर्चा करते हैं छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, वैदिक कालीन पर्वत मुंजवत निवास स्थान माना जाता है। जो वैदिक कालीन जो जिसका ऋग्वेद में बहुत एक चर्चा हुई है उस पहाड़ी की, तो मुंजवत जो पर्वत था उसकी चर्चा किस वजह से अधिक होती है, किस देवता का वास वहां पे बोला जाता है, इंद्र का, सोम का, मारुतों का और सभी देवताओं का। इंद्र, सोम, मारुत और सभी देवताओं का किस देवता का वहां पे वास माना जाता है, ये माना जाता है सोम देवता का। ठीक है, मुंजवत पर्वत पर सोम देवता का वास माना जाता है, और सोम देवता से जो ऋग्वेद का जो नवा मंडल है, ठीक है, ऋग्वेद का जो नवा मंडल है वो पूर्ण रूप से सोम देवता को समर्पित है। कौन सा? नवा मंडल सोमदेव का देवता को समर्पित है पूर्ण रूप से। अगला क्वेश्चन है, सेवेंथ है, निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें विभिन्न प्रकार की नौकाओं के निर्माण का विवरण मिलता है? ठीक है, विभिन्न प्रकार की नौकाओं का विवरण हमको देखने को मिलता है। सामने जो कुछ ऑप्शंस दिए उन ऑप्शंस में हमको बताना है। अद्भुत सागर, कृत्य कल्पतरु, सम्रांगण सूत्रधार और युक्ति कल्पतरु। ठीक है, जैसे जो भोज परमार थे, परमार वंश के एक शासक थे भोज परमार, वो अ, वीरता के जो एक कह सकते हैं कि वीरता को जो मानक होता था उसको भी फुलफिल करते थे। इसके अलावा वो महान साहित्यकार थे और उन्होंने बहुत सारी किताबों की रचना की है, जिसमें सम्रांगण सूत्रधार, युक्ति कल्पतरु जैसी रचनाएं भी शामिल हैं। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने कुछ और भी रचनाओं की कुछ और भी रचनाएं उन्होंने की हैं, काफ़ी सारी रचनाएं की हैं। तो किस प्रकार की नौकाओं का मतलब विवरण मिलता है, जहाँ पे उसको कंस्ट्रक्शन का विवरण मिलता हो, तो ये विवरण मिलता है युक्ति कल्पतरु। ठीक है, किसका? युक्ति कल्पतरु जो इनके द्वारा लिखी हुई है भोज परमार के द्वारा, उसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार की नौकाओं के निर्माण का विवरण दिया है और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के निर्माण का भी विवरण देते हुए उसमें नजर आते हैं। तो अगला चर्चा है आठवें क्वेश्चन की, तृतीय संगम का आयोजन कहाँ हुआ था? जो संगम की 3 सम्मतियां हुई थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उस तृतीय संगम में जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उसमें से तृतीय संगम का आयोजन कहाँ पे हुआ था वो हमको बताना है। कोरकई में, मदुरई में, मुजरिस में और उरियूर में। कोरकई, मदुरई, मुजरिस और उरियूर में कहाँ पे हुई थी? ठीक है, तो ये तृतीय संगम का आयोजन हुआ था कहाँ पे? मदुरई में। ठीक है, 3 संगम समितियां हुई थी, पहली मदुरई में हुई थी। ठीक है, पहली मदुरई में हुई थी, जिसके जो आचार्य थे, जिसके जो मतलब जिन्होंने लीड किया था, जो अध्यक्ष थे वो थे अगस्त्य थे। और सेकंड हुई थी कपाटपुरम में, उसके भी अध्यक्ष रहे थे अगस्त्य मुनि। और थर्ड हुई थी कहाँ पे? वो मदुरई में। इसमें नकीरन ने इसकी अध्यक्षता की थी। किसने? नकीरन ने थर्ड की अध्यक्षता की थी, मदुरई में जो हुई थी संगम समिति। अगली चर्चा हमारी है नाइन्थ क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में साकेत और माध्यमिका, ठीक है, साकेत और माध्यमिका पर इंडो ग्रीक यवनों का आक्रमण का संदर्भ मिलता है? जैसे जो इंडो ग्रीक यवनों का जो आक्रमण का जो विवरण मिलता है, कई सारी किताबों में मिलता है, जिसमें जैसे महाभारत में भी मिलता है, मालविका नमित्रम में भी मिलता है, और इसके अलावा गार्गी संहिता में भी मिलता है। कई सारी जो और भी कुछ लिटरेचर थे उसमें भी इस प्रकार के विवरण मिलते हैं। ठीक है, चरक संहिता, यवन जातक, किसमें, लेकिन किसमें साकेत एवं माध्यमिका पर आक्रमण का संकेत मिलता है या फिर आक्रमण का संदर्भ मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों महाभाष्य में। पतंजलि का जो महाभाष्य है उसमें साकेत एवं माध्यमिका पर आक्रमण का संदर्भ मिलता है। साकेत का मतलब था अयोध्या, ठीक है, साकेत अयोध्या, माध्यमिका का मतलब है चित्तौड़। साकेत का मतलब अयोध्या, माध्यमिका का मतलब है चित्तौड़। इस चीज को ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पूछ ले इनडायरेक्टली, अगर नाम पूछ ले किसका संदर्भ है, तो साकेत अयोध्या। जैसे प्राचीन कौशल था, कौशल देश की जो राजधानियां थी वो दो डिवाइड थी, एक कौशल था एक श्रावस्ती था, तो दोनों में। ठीक। जैन परंपरा में निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैनों के संत्रासक के रूप में उल्लेख हुआ? मतलब जिसने जैनों का संहार किया और भारी संख्या में जैन जो मुनि थे या फिर जो जैन को मानने वाले थे उनकी हत्याएं की थी। शशांक, मिहिरकुल, धर्मपाल और अजयपाल। शशांक, मिहिरकुल, धर्मपाल और अजयपाल किसने की थी? तो ये दोस्तों की थी अजयपाल ने। अजयपाल क्या था? सोलंकी वंश जो था, चालुक्य का सोलंकी वंश, जिसको हम लोग जानते हैं, जो गुजरात में जिन्होंने गुजरात में जिन्होंने शासन किया था, उसमें एक अजयपाल शासक थे। उनको ये जैन परंपरा के जो आचार्य थे, मुनि थे, उनको उनके नरसंहार के लिए इनको जाना जाता है।
11 है मथुरा के पास मोरा अभिलेख किससे संबंधित है? मथुरा के पास जो मोरा अभिलेख है, वो किससे संबंधित है? कल दोस्तों हमने इसके बारे में चर्चा भी की थी, ठीक है? तो मोरा अभिलेख के बारे में कल बताया भी था। वैष्णव धर्म से, शैव धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, मोरा अभिलेख, ठीक है? तो मोरा अभिलेख की जो चर्चा मिलती है वो वैष्णव धर्म से मिलती है कहाँ पे? मोरा अभिलेख, ठीक है? ये एक महिला थी तोसा, तोसा ने स्थापित किया था, तोसा ने ये अभिलेख खुदवाया था, ठीक है? इसमें जो जो पंचरात्र के जो पंचजनों या फिर पंचरात्र जो पूजा थी उसका उसमें विवरण मिलता है, जिसमें जिसमें सांब, जिसमें वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सांब, इनका विवरण इसमें देखने को मिलता है। ठीक, मतलब जिसको हम लोग पंचव्यूह ऐसे कुछ बोलते हैं, मुझे याद देखो याद नहीं आ पा रहा है इस समय। 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर एक नगर स्थापित किया था। अरबों ने सिंधु नदी के तट पर एक नगर स्थापित किया था। उस नगर का नाम क्या था? महफूजा, मंसूरा, सहवान और थत्ता। ठीक है? किसमें 731 में 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर एक नगर स्थापित किया था। तो ये था दोस्तों महफूजा। कौन सा था? महफूजा था एक जो जिस नगर की स्थापना अरबों द्वारा की गई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है 13। चंदावर का युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? चंदावर का युद्ध एक फेमस युद्ध था। किसके शासनकाल में हुआ था और किन किन लोगों के बीच में हुआ था? ठीक है, पृथ्वीराज चौहान एवं सिहाबुद्दीन गौरी, आप सभी लोग जानते होंगे पृथ्वीराज चौहान और सिहाबुद्दीन गौरी के बीच में दो युद्ध हुए थे तराइन के, 1191 और 1192। पहले में गौरी हारे थे और दूसरे में पृथ्वीराज चौहान हारे थे। ठीक, जयचंद और सिहाबुद्दीन गौरी, जयपाल महमूद गजनवी, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद। तो ये हुआ था दोस्तों जयचंद और सिहाबुद्दीन गौरी। ठीक है, जयचंद और सिहाबुद्दीन गौरी। जैसे जयचंद जो राजपूत वंश था, गहड़वाल राजपूत वंश के शासक थे, कौन थे? जयचंद। और सिहाबुद्दीन गौरी आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था 1194 में। निम्नलिखित में से किनका पेरिपल्स ऑफ द एरिथन श्री में, किसका पेरिपल्स ऑफ द एरिथन श्री में दक्षिणापथ के दो महत्वपूर्ण अंतरराज्यीय बाजारों के रूप में चर्चा की गई है? पेरिपल्स ऑफ द एरिथन श्री एक बुक लिखी गई है जिसका जो एक ये बुक जो लिखी गई है, उस बुक का जो राइटर है वो अज्ञात है। अभी तक इस बुक के राइटर के बारे में कुछ भी जानकारी हासिल नहीं हुई है। लेकिन ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, भारतीय जो व्यापार था, उसके बारे में, सामाजिक और वैसी स्थितियाँ थीं और जो पोर्ट्स थे उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी उपलब्ध कराती है। बहुत इतिहास लेखन में इसने बहुत सहयोग दिया है। तो ये कौन था? अमरावती, नागार्जुनकोंडा, नासिक जुन्नार, कल्याण कन्हेरी और लास्ट था प्रतिष्ठान एवं तगर। तो कौन सा प्रसिद्ध बंदरगाह की बात करता है? ये प्रतिष्ठान और तगर की बात करता है। प्रतिष्ठान और तगर, तो इसका ऑप्शन होगा लास्ट। ठीक, तो दोस्तों अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा हो, तो छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप सभी लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए। इसके अलावा और दूसरे जो यार मित्र हैं, आपके दोस्त हैं, आपके कॉलीग्स हैं, ठीक है, आपके जान पहचान वाले हैं, अगर उनको भी अगर आप शेयर कर पाएँ तो ये बहुत अच्छी बात होगी, तो उनको भी क्लासेस शेयर कीजिए। अगर वो भी इसी प्रकार की एलटी, टीजीटी, पीजीटी, एलआईसी जीआईसी लेक्चर वगैरह की आप वो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्तमाल्यद किस भाषा में लिखी गई है? कृष्णदेव राय ने एक जो किताब लिखी थी अमुक्तमाल्यद, ठीक है, किस भाषा में लिखी थी? संस्कृत में, तमिल में, तेलुगु में और कन्नड़ में। किस भाषा में लिखी थी? संस्कृत, तमिल, तेलुगु और कन्नड़। तो ये भाषा में लिखी गई थी तेलुगु में। जैसे कृष्णदेव राय क्या थे? तुलु वंश के थे। किसके? ठीक है, तुलु वंश के शासक थे। जो कृष्णदेव राय थे क्या थे? तुलु वंश के शासक थे। आप सभी लोग इनसे बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे। और 1509 से 1529 तक इनका शासनकाल रहा था विजयनगर साम्राज्य पे। और इन्होंने जो उड़ीसा के जो प्रसिद्ध शासक थे पुरुषोत्तम गजपति, उनको लगभग कई युद्धों में हराया। और यूसुफ आदिल शाह जो आदिल शाही वंश से ताल्लुक़ रखते थे, यूसुफ आदिल शाह को पराजित करके इन्होंने जो रायचूर दोअबा था,
जो मेन फाइट थी रायचूर दोबा को विजित करने की, जो बहमनी वंश और विजयनगर साम्राज्य के बीच में, उस पे अधिकार कर लिया था यूसुफ आदिल शाह को पराजित करने के बाद। और इसके अलावा ये बहुत बड़े कह सकते हैं कि क्लास साहित्य के लेखक भी माने जाते हैं। इन्होंने तेलुगु भाषा में अमर्त्य की रचना की है, जो मुख्य रूप से उस समय की जो राजनीतिक व्यवस्थाएँ थीं, उन व्यवस्थाओं पर राजा को किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, किस प्रकार से उसका बिहेवियर होना चाहिए, उस पे इन्होंने चर्चा की है। इसके अलावा इनके समय में अष्टदिग्गज नामक एक 8 कवियों की एक संगोष्ठी भी हुआ करती थी, जिसमें अल्लसी पेदन्ना और एक तेनाली राम कृष्णा, ठीक है, अलसी पेदन्ना, तेनाली राम कृष्णा और एक थे पिंगल सूत्री, ठीक है। अ, तो काफ़ी जो 8 जो साहित्यकार थे, उनका एक अष्टदिग्गज नाम से एक क्या थी, संगोष्ठी हुआ करती थी। और इन्होंने आमक्कमूलियत के अलावा जामवंती कल्याणम, एक जो संस्कृत में लिखा हुआ नाटक है, संस्कृत में लिखा हुआ नाटक क्या है, जामवंती कल्याणम। फिर उसके अलावा इन्होंने उषा परिणय भी लिखा है, और उसके अलावा इन्होंने नागलपुर नाम के एक शहर की भी स्थापना की है। तो मतलब बहुत सारे कार्य इन्होंने किए हैं। चोल स्थानीय स्वशासन के लिए उत्तरदायी समितियों के सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है, ठीक है। ये मतदान द्वारा चुने जाते थे, ये चिट्ठी निकाल के द्वारा चुने जाते थे, सदस्य बनने के लिए कतिपय शर्तों को पूरा करना होता था। चोरी के अपराध में दंडित कोई व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता था, चोरी के अपराध में दंडित कोई व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता था। इसमें से कौन सी शर्तें हैं जो फुलफिल नहीं होती थी चोल स्थानीय प्रशासन के रूप में? तो ये वो नहीं होती थी, मतदान द्वारा चुने जाते थे, इलेक्टेड नहीं हुआ करते थे। ऐसा उनके चुनने का एक तरीका होता था, जो कुछ शर्तें हुआ करती तो उन शर्तों के आधार पे ही चुना जाता था। और उन शर्तों में जो शामिल होता था कि वो एलीट वर्ग का हो, मतलब ब्राह्मण वर्ग से ताल्लुक़ रखता हो, वेदों का ज्ञाता हो, वेदों, भाष्यों और उपनिषदों का ज्ञाता हो, और उसके पास खुद का मकान और ज़मीन वग़ैरह होनी चाहिए। तो काफ़ी कुछ शर्तें थी, पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, ठीक है? तो काफ़ी कुछ शर्तें थी उनके पास। तो उनको क्या करता था, जब उनको चुना जाता था, तो वो उनके नाम की चिट्ठियाँ लिख के एक बॉक्स में डाल दी जाती थी, फिर किसी बच्चे को निकाल के उसमें से एक चिट्ठी निकाली जाती थी, जिसका नाम निकलता था, उसको चुन लिया जाता था। तो इस प्रकार की उन्होंने चुनाव की प्रक्रिया होती थी, मतदान नहीं होता था कि मतलब हम इसको चुनेंगे कि इसको वोट दे दें, इसको इस तरीके से नहीं होता था, ठीक। तो पहला बिल्कुल ठीक है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे 17 क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से सती प्रथा के विशेष में आलोचना किसके द्वारा की गई थी? सती प्रथा की आलोचना किसने की है? ये की है कालिदास ने, बाणभट्ट ने, मेधातिथि ने और माधव ने। जो सती प्रथा है, सती प्रथा के आप सभी लोग जानते होंगे, जो कालिदास, बाणभट्ट, मेधातिथि और माधव, ठीक है। तो ये इसकी जो आलोचना की बाणभट्ट ने और मेधातिथि ने, 2 और 3। बाणभट्ट ने इसे आत्महत्या कहा, ठीक है, और इसे बहुत ही अ, निकृष्ट कार्य कहा, और ऐसा कहा जो महिला ये कार्य करती है वो नरकगामिनी होती है। इस प्रकार से इन्होंने इस प्रकार सती प्रथा का विरोध भी जताया है। इसके अलावा मेधातिथि ने भी लगभग उसी इसी प्रकार का वक्तव्य दिया है कि ये आत्महत्या के समान है, ठीक। तो सती प्रथा का विरोध उस समय कुछ साहित्यकारों में देखने को मिलता है, हालाँकि बहुत अधिक एग्ज़ाम्पल्स नहीं देखने को मिलते हैं। हालाँकि सती प्रथा के जो लिखित जो प्रमाण मिलता है, जो लिखित प्रमाण की बात कर रहा हूँ। लिखित जो प्रमाण मिलता है वो 1510 में एरन अभिलेख मिलता है, जो भानुगुप्त द्वारा है, ठीक है? भानुगुप्त का एरन अभिलेख, जो लिखित अभिलेख जिसकी बात कर रहा हूँ। अलाउद्दीन खिलजी का अति विश्वसनीय थे, ठीक है। अलप खां, उलूग खां, नुसरत खां, जफर खां, ठीक है। ए बी सी और डी, ठीक, ए बी सी और डी नाम इतने ज़्यादा पढ़ने में समस्या आ सकती है, तो हम लोग उसको ए बी सी और डी। तो ऑप्शन आपके सामने ए बी सी और डी, अलप खां, उलूग खां, नुसरत खां, जफर खां। सेकंड है अलप खां, अरकली खां, जफर खां, अकद खां। अलप खां, जफर खां, अकद खां, मंगू खां, और फिर मंगू खां, जफर खां, और अरकली और अकद खां। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, वो बताइएगा आप लोग, ठीक। तो ये है दोस्तों अल्प खां, उलूग खां, नुसरत खां और जफर खां। अल्प खां, उलूग खां, नुसरत खां और जफर खां। इसमें से जैसे ये जो सेन और इसके, ठीक है। और उसके बाद में एक नाम और जुड़ा था मलिक कफूर का,
आप सभी लोग जानते होंगे, मलिक कपूर से बहुत अच्छे ढंग से वाकिफ़ होंगे। साउथ विजय का जो श्रेय है मलिक कपूर को दिया जाता है। जो इसके अलावा जो इसमें ज़फ़र खान, इसके अलावा जो मंगोलों का जो सबसे भीषण आक्रमण हुए थे, मंगोलों के जो सबसे अधिक भीषण आक्रमण हुए थे, वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही हुए थे। और जिस प्रकार से उन्होंने मंगोलों को पराजित किया और मंगोलों को भारत में भीषण कत्लेआम करने से रोका, यहाँ की जो व्यवस्थाओं को नष्ट करने से रोका, और जो जो वि जो मतलब जो उनके भीषणतम जो प्रहार थे, उसके उससे इन्होंने भारतीय जो कह सकते हैं कि भारतीय जो व्यवस्थाएँ थीं और राजनयिक व्यवस्थाएँ थीं, उनको इन्होंने प्रोटेक्ट किया था। उस प्रोटेक्ट में ये लोग बहुत बड़े भागीदार थे कि इन्होंने बहुत। और इसके अलावा गाजी मलिक एक और नाम थे, जिसको गयासुद्दीन तुगलक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो पहला आंसर ठीक है। और इसके अलावा जो जफ़र खाँ था, जफ़र खाँ 1299 में कुतलुक खाँ के नेतृत्व में एक मंगोल आक्रमण हुआ था। उस मंगोल आक्रमण में जफ़र खाँ की मौत हो गई थी उनको रोकते वक़्त। इससे पहले जफ़र खाँ 2 बार इनको पराजित कर चुके थे। और नुसरत खाँ, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। सूची एक और एक सूची 2 दी गई हैं, दोनों को हमको सुमेलित करना है। हम लोग जल्दी से मिला लेते हैं। बुक्स दी गई हैं, बुक्सों को मिलाना है, ठीक है। तारीख़ फ़िरोज़शाही शम्स सिराज अफ़ीक द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तारीख़ फ़िरोज़शाही शम्स सिराज अफ़ीक द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा तारीख़ फ़िरोज़शाही ज़ियालुद्दीन बर्नी द्वारा भी लिखी गई है, ठीक है। इस चीज़ को कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि तारीख़ फ़िरोज़शाही तो ज़ियालुद्दीन बर्नी की है। ज़ियालुद्दीन बर्नी के अलावा तारीख़ फ़िरोज़शाही शम्स सिराज अफ़ीक द्वारा भी लिखी गई है। तबक़ात-ए नासिर मिन्हाजुद्दीन सिराज की लिखी हुई किताब है, ठीक है। और फुतुहात-उस-सलातानी ये है इसामी के द्वारा लिखी हुई किताब है, ठीक है। ताजुल फुतुहात-उस-सलातानी इसामी दारा और ताजुल मसीर हसन निज़ामी, ठीक है। तो सॉरी। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए का 3 है, बी का 4 है, सी का 2 है, डी का 1 है। तो ऑप्शन होगा बी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। चलिए, हसन निज़ामी। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे हमारी जो चर्चाएँ होने वाली हैं, वो चर्चाएँ नए क्वेश्चनों पे और जो क्वेश्चन हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। इनमें से किस बादशाह ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में जो थे, उनमें से किसने खलीफा से सलातीन की उपाधि प्राप्त की थी? सैयद, ठीक है। सैयद सैयदुस सलातीन की उपाधि प्राप्त की थी। इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक ने। किसने सैयदुस सलातीन की उपाधि धारण की थी? ये उपाधि धारण की थी फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने सैयदुस सलातीन की उपाधि को धारण किया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है हमारा 21 क्वेश्चन है। इसमें हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जो विभिन्न प्रकार के जो वो दिए गए हैं, उस पर चर्चा करनी है, ठीक। तो मिलाप करना है हमको। मिलाप करते-करते हम लोग चलते चलेंगे, ठीक है, ठीक। तो इसमें जो बाबा फ़रीद है, आप सभी लोग जानते होंगे, जो बाबा फ़रीद, जिसको फ़खरीद्दीन गज़ल शंकर भी बोला जाता है, फ़खरीद्दीन गज़ल शंकर, इनको शॉर्ट में बाबा फ़रीद के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये चिश्ती संप्रदाय से ताल्लुक़ रखते थे। किससे? चिश्ती संप्रदाय से ताल्लुक़ रखते थे। इसके अलावा मियाँ मीर थे, ठीक है। और शाह वलीउल्लाह किससे? नक्शबंदी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते थे। और शेख हामिदुन नागौरी, ये तो सोहरावर्दी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते थे। और मियाँ मीर कादरी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते थे। तो ए का 2 हो गया, ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। तो इसका ऑप्शन होगा बी, ठीक है। 21 का ऑप्शन, 1 मिनट। ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4, ठीक। शाह वलीउल्लाह नक्शबंदी सिलसिला, मियाँ मीर कादरी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक बीच क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने, जो कालिदास थे, जो निम्नलिखित में से किस लेखक ने स्वयं को कालिदास वाल्मीकि नाम से, उपनाम से खुद को
डिनोट करने का प्रयास किया, संदर्भ में लेने का प्रयास किया है, तो कौन थे? कालिदास, भवभूति, राजशेखर और संध्याकर नंदी। कालिदास, भवभूति, राजशेखर और संध्याकर नंदी। तो ये थे दोस्तों संध्याकर नंदी। ठीक है, संध्याकर नंदी जो थे, जो पाल वंश के जो शासक थे, रामपाल, ठीक है, पाल वंश के जो शासक थे रामपाल, उनके समकालीन थे, उनके जो दरबारी कवि थे, उन्होंने उन्हीं को समर्पित रामपाल चरित्र लिखा है, इसने संध्याकर नंदी ने। तो उन्होंने स्वयं को कालिदास वाल्मीकि के तुल्य माना है। अगला है हमारे पास 23, निम्नलिखित फारसी के कवियों में से किसे भारत का सादी कहा जाता है? फारसी के कवियों में से किसे भारत का सादी कहा जाता है? अमीर हसन, अमीर खुसरो, शेख अबुल फैजी और हुसैन सनाई। ठीक है, जिसे भारत का सादी कहा जाता है, तो दोस्तों ये कहा जाता है अमीर हसन दहलवी। ठीक है, इनको पूरा नाम है अमीर हसन दहलवी भी इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? अमीर हसन दहलवी भी इनको बोला जाता है। ठीक, भारत का सादी अमीर हसन दहलवी के नाम से भी जाने जाते हैं। और इन्होंने एक फवायद उल फुवाद, ठीक है, फवायद उल फुवाद नाम का एक जो ग्रंथ है वो भी इन्होंने लिखा है। ठीक है, फवायद उल फुवाद नाम का इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा है। और ये और ये गयासुद्दीन बलबन, सॉरी, गयासुद्दीन बलबन के समकालीन थे। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन के समकालीन थे। और इसके अलावा फवायद उल फवाद इन्होंने लिखा है। अमीर हसन, इनको अमीर हसन, पूरा नाम अमीर हसन दहलवी भी बोलते हैं, इसलिए कहीं आगे दहलवी लिखा आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, पता चला अमीर हसन दहलवी लिख के आ गया तो आप कंफ्यूज हो गए। दक्कन में अमीरान सादा के विद्रोह के परिणाम स्वरूप, ठीक, दक्कन के सरदारों ने दौलताबाद पर अधिकार करके किसको शासक घोषित किया गया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, आया नहीं है, तो बनाए हुए कुछ क्वेश्चन है। तो दक्कन में अमीर और सादा का विद्रोह 1347 में हुआ था। जो अमीर सादा था उनका विद्रोह 1347 में हुआ था। और विद्रोह होने के बाद उन्होंने जिस शासक को दौलताबाद का अधिकार दिया था वो थे जफर खां, इस्लाम मुख अफगान और अलाउद्दीन बहमद शाह। किसको दिया था? तो मिला था इस्माइल मुख बहमद शाह। ये क्या है? नासुरुद्दीन, नासुरुद्दीन, नासुरुद्दीन शाह। ठीक है, नासरुद्दीन शाह के नाम से, शाह के नसरुद्दीन शाह के नाम से ये किसमें उसमें दक्कन के शासक बने थे। क्योंकि ये विलासी प्रवृत्ति के थे तो कुछ समय बाद उसके जो अमीर थे, अमीरों ने इनको हटा दिया। फिर उसके बाद उन्होंने अलाउद्दीन बहमन शाह को अपना शासक बनाया। जो अलाउद्दीन बहमन शाह को जफर खां के नाम से भी जानते हैं हम लोग, जफर खां के नाम से भी जानते हैं अलाउद्दीन बहमन शाह। ठीक, और हसन गंगू के नाम, अलाउद्दीन बहमन शाह को हसन गंगू के नाम से भी जानते हैं, जफर खां के नाम से भी जानते हैं। और अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से इन्होंने बहमनी राजवंश की स्थापना की थी। और बहमनी राजवंश को इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया था। उसकी चर्चा हम कभी किसी और दिन भी करेंगे। बहमनी देश के किस सुल्तान ने अफीकियों, ठीक है, अफीकियों का यहाँ पे मतलब है जो एशियाई विदेशी थे, ठीक है, इनको बहमनी साम्राज्य में आकर बसने के लिए प्रोत्साहित किया था। एशियाई विदेशी मतलब जो एशिया क्षेत्र में आके बस गए थे विदेशी मुस्लिम, जैसे जिसमें सिद्दी मुस्लिम भी हुआ करते थे, अफ्रीकन मुस्लिम भी थे, बहुत सारे ऐसे जो मुस्लिम थे जो यहाँ आकर बस गए थे। तो अफ्रीकियों को अपने साम्राज्य में आकर बसने के लिए प्रोत्साहित किया था हसन गंगू, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम और ताजुद्दीन फिरोज। किसने इन्होंने किया था? ये किया था ताजुद्दीन फिरोज ने। बहमनी वंश के जो शासक थे ताजुद्दीन फिरोज, इन्होंने किया था। और ताजुद्दीन फिरोज का जो संघर्ष हुआ था विजयनगर से हुआ था। विजयनगर संघर्ष के दौरान इन्होंने जो विजयनगर के जो सम्राट थे देवराय प्रथम, जिनको हम लोग गजबेटकर के नाम से भी जानते हैं, उनको इन्होंने पराजित किया था। ठीक है, ताजुद्दीन फिरोज ने किसे पराजित किया था? देवराय प्रथम को पराजित किया था। और पराजित जो जिस युद्ध में किया था उस युद्ध का नाम बोला जाता है सोनार की बेटी का युद्ध। किस युद्ध में पराजित किया था? सोनार की बेटी के युद्ध में पराजित किया था देवराय प्रथम को। और इसके अलावा ताजुद्दीन फिरोज का जो संघर्ष देखने को मिलता है, वो संघर्ष देखने को मिलता है एक संत थे गैसुदराज। ठीक है, एक संत थे गैसुदार, दक्षिण भारत के बहुत फेमस संत थे। उनसे इनका संघर्ष देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इनकी जो प्रसिद्धि थी वो डिक्लाइन पे चली गई। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
ये मौसम परिवर्तन जान ले लेता है इस समय। ठीक। सुना है दिल्ली में बड़े भयानक बारिश हुई है और ओले गिर रहे हैं, और हमारे होम टाउन में भी बड़ी भयानक आज बारिश, 3 बजे से बारिश हो रही है, और सुना है कई जगह ओले भी गिरे हैं हमारे क्षेत्र में। और मैं इस आनंद से थोड़ा सा अभी दूर ही हूँ, चूँकि इलाहाबाद में हूँ, तो ये आनंद हमको प्राप्त नहीं हुआ है। फिलहाल ऐसे जहाँ-जहाँ इस तरीके की परिस्थितियाँ हैं, उन लोगों को मैं यही सलाह दूँगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि एनवायरमेंटल चेंज के होने की वजह से काफ़ी समस्याएँ आ सकती हैं, वायरल फीवर-वीवर तरीके की समस्याएँ आ सकती हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, तो थोड़ा-सा खुद भी केयरफुल रहें। अगला क्वेश्चन है, रिजाइउल उनसा, रिया रियाजुल इंसा किसके राजनयिक विदेशी संबंध पत्राचार का संग्रह है? ठीक है, किसका संग्रह है, किसके पत्राचार का संग्रह है? महमूद गमा, अलाउद्दीन हसन, ताजुद्दीन फिरोज और निजाम शाह। रियाजुल इंसा। ठीक। रियाजुल इंसा की बात हो रही है। यार ये एडवर्टीजमेंट इतना आता है। ठीक। तो ये है महमूद गमा। ठीक है। जैसे महमूद गमा बहमनी वंश के बहुत इम्पोर्टेंट प्रधानमंत्री थे, और इनका जो इतिहास है, बहुत अच्छा इतिहास है। और इनका जो पहली बार हम उनका उत्थान देखने को मिलता है, इनका उत्थान देखने को मिलता है अलाउद्दीन अहमद द्वितीय के शासनकाल में। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय के शासनकाल में इनका उत्थान देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके अलावा ये निजाम शाह, और इसके अलावा ये निजाम शाह और अलाउद्दीन हुमायूँ, अ, अलाउद्दीन हुमायूँ, उसके बाद हुए थे अलाउद्दीन हुमायूँ, फिर हुए थे निजाम शाह, फिर हुए थे सुल्तान शमसुद्दीन अहमद तृतीय। ठीक। इनके शासनकाल में उनका उत्कर्ष देखने को मिलता है और डिक्लाइन भी देखने को मिलता है। सबसे पहले उत्कर्ष देखने को मिलता है महमूद अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय के शासनकाल में इनका उत्कर्ष देखने को मिलता है। फिर ये ग्रोथ करते हैं अलाउद्दीन हुमायूँ के शासनकाल में। अलाउद्दीन हुमायूँ, जिसको हम लोग जालिम हुमायूँ के नाम से भी जानते हैं। और फिर उसके बाद निजाम शाह के शासनकाल में इनकी और प्रसिद्धि बढ़ती है। फिर उसके बाद जो सुल्तान शमसुद्दीन अहमद तृतीय थे, उनके शासनकाल में इनकी हत्या कर दी जाती है, क्योंकि एक षड्यंत्र के तहत शमसुद्दीन जो सुल्तान थे शमसुद्दीन को उनको भड़काया जाता है। सुल्तान शमसुद्दीन महमूद तृतीय आक्रोश में आके उन्हें मृत्युदंड दे देते हैं। तो इस प्रकार से इनकी हत्या कर दी जाती है एक तरीके से। 27 क्या कहता है, किस तुर्क अमीर को दक्कन की लोमड़ी बोला जाता है? किस तुर्क अमीर को दक्कन की लोमड़ी बोला जाता है? ठीक है। सलाफ हसन, नसरुद्दीन शाह, जफर खां, अमीर अली बरीद। ठीक है, अमीर अली बरीद। ठीक, किसको बोला जाता है? तो दोस्तों ये बोला जाता है अमीर अली बरीद। जब बहमनी राजवंश क्या था, जब बहमनी राजवंश जब डिक्लाइन पे जा रहा था और जब टूटने के कगार पे था, तो उस समय ये व्यक्ति थे अमीर अली बरीद। तो इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और ये क्या हुए थे, बहमनी राजवंश से अलग होकर अमीर अली बरीद ने बरीद शाही राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है। बीदर को अलग कर लिया था इन्होंने। ठीक है, बीदर को अलग कर लिया था, फिर और बरीद शाही राजवंश की स्थापना की थी बीदर को अलग करने के बाद। हालांकि जो बहमनी राजवंश से सबसे पहले अलग होने वाला जो क्षेत्र था वो था बरार। ठीक। तो दक्कन की लोमड़ी इनको बोला जाता है अमीर अली बरीद को। 28 है, किस शासक को गरीबों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण अबला बाबा विद्वानों को संरक्षण देने के कारण जगत गुरु की उपाधि दी गई थी? किसको दी गई थी? इब्राहिम आदिल शाह, अली आदिल शाह द्वितीय, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय और मोहम्मद आदिल शाह। किसे दी गई थी ये उपाधि? ये उपाधि गई थी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को। ये इसके बारे में हमने कल चर्चा की थी, कल आपको इसके बारे में कुछ शॉर्ट चीज़ें बताई थी। तो ये इसमें आज क्वेश्चन भी आपके सामने मिल जाता है। किताब नौरज की भी इन्होंने स्थापना की है। ठीक। वाक्या नवीस का क्या कार्य था? जो वाक्या नवीस थे उस समय मराठा साम्राज्य के दौरान वाक्या नवीस एक पद हुआ करता था, एक डिपार्टमेंट हुआ था करता था। उस डिपार्टमेंट का काम क्या था वो हमें बताना है। तो ऑप्शन है विदेशी मामले देखना, आय व्यय का लेखा जोखा रखना, इसके अलावा राजकीय पत्राचार एवं परगने का हिसाब किताब रखना, और लास्ट है सूचना गुप्तचर एवं संधि विग्रह। क्या काम देखने को मिलता है वाक्यानवीस का? तो वाक्यानवीस का काम था सूचना गुप्तचर एवं संधि विग्रह। सॉरी।
ये किसका काम था? ये काम था वाक्य नवीस का। ठीक है, किसने राजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी? राजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी विक्टर जगरीता जमांटा होना चाहिए, विक्टर जमाटा। ठीक, गार्डनर, कर्नल, माइवर और रूलार्ड। ठीक है, ये रूलार्ड है। रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी। ठीक, तो ये विक्टर जमांटा, कर्नल माइवर और रूलार्ड, और इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो ये थे विक्टर जमांटा। क्या थे? विक्टर जमांटा ने इनकी तुलना किससे की थी? नेपोलियन बोनापार्ट से की थी। किसकी? राजा रणजीत सिंह की। 31 से भारत के आर्थिक दोहन में विषय में किसने कहा है कि हमारी प्रणाली स्पंज की तरह काम करती है, जो गंगा नदी के किनारों से प्रत्येक अच्छी वस्तु को ले लेती है और टेम्स नदी के किनारे उसको निचोड़ देती है। ये जो आर्थिक दोहन हो रहा था भारत में, जो अंग्रेजों के द्वारा आर्थिक दोहन हो रहा था, उस आर्थिक दोहन के विषय में ये वक्तव्य दिया गया हुआ है। किसने दिया है? जेम्स ग्रांट, आर्यबर्न, जॉन सुलिवन और दादा भाई नौरोजी। किसने ये बयान दिया है दोस्तों? ठीक है, किसने कहा? जो जो ड्रेन थ्योरी है दादा भाई नौरोजी की, ठीक, वो इसी बात को आगे, इसी बात के संदर्भ में कही गई थी, इसी बात को प्रदर्शित करती है। तो ये बात कही गई थी जॉन सुलिवन द्वारा। ठीक है, जॉन सुलिवन के द्वारा ये बात कही गई थी। अगला है 32, भारत के इतिहास में आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक का माना जाता है। आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक किससे माना जाता है? इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंडिया। ठीक, और इंग्लैंड डेबिट टू इंडिया, और पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मिनट ऑफ इंडिया, द वांट्स एंड मिनट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है? तो ये मानी जाती है इकोनॉमिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये लिखी जाती है रमेश चंद्र दत्त द्वारा। ठीक है, इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? रमेश चंद्र दत्त द्वारा लिखी गई है। और पहली आर्थिक इतिहास पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है, जो भारतीय आर्थिक इतिहास पर लिखी गई है खास तौर से। अगला है हमारे पास 33, अंग्रेजी शासनकाल में हुए विद्रोहों को सूची 1 से सूची 3 को सुमेलित करना है, वो हमको मिलाना है। जो अंग्रेजी के शासनकाल में जो विद्रोह हुए थे, ठीक, तो वो हमको मिलाना है। चुआर, गडकरी विद्रोह, पॉलीगारों का विद्रोह, पाइक विद्रोह। तो इन सभी विद्रोह को हमको एक तरीके से सुमेलित करना है, और सुमेलित करने में थोड़ा सा ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो डेटेड वाले थोड़े से बहुत दिक्कत करते हैं। चलिए मिला लेते हैं। चुआर विद्रोह जो हुआ था 1768 में, चुआर विद्रोह हुआ था। चुआर विद्रोह जो हुआ था 1768 में, चुआर विद्रोह हुआ था, जो पश्चिम बंगाल उस समय का आज का पश्चिम बंगाल, उस समय का बंगाल, मिदनापुर जिले में ये विद्रोह हुआ था। चुआर विद्रोह 1768 में। ठीक है, गडकरी विद्रोह हुआ था 1844 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? ये महाराष्ट्र में हुआ था। गडकरी एक लड़ाकू जाति हुआ करती थी ठीक, महाराष्ट्र की। पोलीगारों का विद्रोह मिलता है 1802 में। ठीक, जो तमिलनाडु से जुड़े हुए थे। और इसके अलावा पाइक का विद्रोह मिलता है 1817 में। ठीक है, उड़ीसा, पाइक उड़ीसा। तो 1 2 3 4, ये तो चारों सॉरी। आगे हम लोग चर्चा करेंगे 34 की। 1870 में बंगाल में मजदूरों के लिए श्रमजीव क्लब स्थापना किसके द्वारा की गई थी? श्रमजीव क्लब स्थापना किसके द्वारा की गई थी बंगाल में? शशिपथ बनर्जी, सोराबजी सपूर, और नारायण मेघजी लोखंडे, और बीजी गिरी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? 1870 में बंगाल में मजदूरों के लिए श्रमजीवी क्लब स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो ये की गई थी शशिपथ बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? शशिपथ बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? शशिपथ बनर्जी के द्वारा। प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन, गुड इवनिंग गीता जी, कैसी हैं आप? आज काफी लेट हो गई हैं। आज भी नहीं मिल रहा था क्या? चलिए, आपका स्वागत है, लेट ही सही लेकिन आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोई बात नहीं, फिर से आपका स्वागत है। बाकी क्वेश्चन तो आप कर में साथ तो मिल ही जाएगा, कोई इसका इशू नहीं है।
बाकी आप लेक्चर देख ही लीजिएगा बाद में। तो प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किसने किया था प्रतापगढ़ में? ये किया था श्री मुरी सिंह, दुर्गापाल सिंह, बाबा रामचंद्र और मोतीलाल नेहरू। 34 का ये, ठीक है, ये थे बाबा रामचंद्र। ठीक है, बाबा रामचंद्र थे जो फिजी से भारत आए थे, बाबा रामचंद्र। 34 का है, हाँ। जो फिजी से भारत आए थे बाबा रामचंद्र, उन्होंने अवध किसान सभा की स्थापना की थी। कहाँ पे की थी? अवध, प्रतापगढ़ में। 36 से महाराष्ट्र में 1906 ईस्वी में डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी की स्थापना, महाराष्ट्र में 1906 ईस्वी में डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? की गई थी। ठीक, एन जी चंद्रवरकर, बी आर सिंधे, एन कुमारन और टी के माधवन। ठीक, जैसे ये ज़्यादा ये चारों के चारों नाम हैं जो उस समय के जो दलित उत्थान की जो एक्टिविटीज़ थी, जो संस्थाएँ थी, उनसे कहीं न कहीं चारों का नाम जुड़ा हुआ है। लेकिन जब स्पेशली जब महाराष्ट्र में 1906 में डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी की स्थापना की बात की जाएगी, तो उसमें नाम आएगा वी आर सिंधे। हालाँकि ऐसे ही नाम की एक और संस्था है जिसकी स्थापना की थी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, लेकिन उसकी स्थापना काफ़ी समय बाद उन्होंने बाद में की थी, तो सबसे पहले 1906 के। हाँ, आज बारिश हो रही है बरेली में, काफ़ी घनघोर बारिश हो रही है, 3 बजे से ही हो रही है। ओले-ओले सुनाई गिरा है वहाँ पे, तो ये बी। तो क्लास की स्टार्ट में मैंने बरेली वासियों और दिल्ली वासियों को बताया था कि थोड़ा ध्यान-व्यान रखें अपना। किसने निम्न हो सकता है उत्तराखंड वगैरह में भी बरसात हो रही हो, ठीक? तो बी, ठीक। 37 क्या कहता है? किसने निम्न जातियों के उत्कर्ष के लिए मराठी पत्रिका मूक नायक और बहिष्कृत भारत का प्रकाशन किया था? मूक नायक और बहिष्कृत भारत का प्रकाशन किया था किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, बी आर सिंधे और के केलप्पन। ठीक है, किसने मूक नायक और बहिष्कृत भारत का प्रकाशन किया था? बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, कहीं कहीं बहिष्कृत भारत पूछ लिया जाएगा या मूक नायक पूछ लिया जाएगा, लेकिन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाती थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 38 का। पिट पिट्स इंडिया एक्ट के अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं था? कौन सा प्रावधान नहीं था पिट्स इंडिया एक्ट में? ये था लंदन में एक नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई जिसमें 6 सदस्य थे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। ये भी बिल्कुल ठीक है, 4 से घटाकर 3 की गई थी। और कंपनी के केवल व्यापारिक कार्यों का प्रबंधन संचालक मंडल को था करना था, ये भी ठीक है। नियंत्रण मंडल की कंपनी के राजनीतिक, प्रशासनिक और व्यापारिक कार्यों का प्रबंधन करना था, ये गलत है। ठीक है, ठीक। तो इसका जो जवाब होगा, सी जवाब होगा। 38 का सी। 38 का सी है दोस्तों, 38 का सी है दोस्तों, ठीक है। सॉरी। छोटा सा ये कि देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, लेवल ऑफ क्वेश्चंस का जो आपको अच्छा लग रहा हो, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के इक्वल है या हो कह सकते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर है, तो छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक ये हमारी क्लास को शेयर भी कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग पार्टिसिपेट भी कर पाएँ। एक्चुअली जितने लोग यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, कमेंट बॉक्स में थोड़ा एक होता है ना, जैसे हम लोग चर्चा करते हैं कि जहाँ पे थोड़ा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है, वहाँ क्या होता है ना, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ होती है। जहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता है, जब मैदान में एक ही खिलाड़ी होता है तो कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता है, उसे पता होता है कि मैं ही जीतूंगा जब हूँ मैं। तो थोड़ा सा क्या होता है ना, कमेंट बॉक्स में ज़्यादा लोग आएंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, 38 का ए। इलाहाबाद की संधि। 38 का गीता जी 38 का सी है। ठीक, 38 का सी है, 38 का ए नहीं है, उसका जवाब होगा सी। तो 39 का है, इलाहाबाद की संधि किसके द्वारा निष्पादित हुई थी? इलाहाबाद की संधि, ठीक। रॉबर्ट क्लाइव, सुजाउद्दौला और अहमद शाह, रॉबर्ट क्लाइव, मीर कासिम, बलवंत सिंह, रॉबर्ट क्लाइव, निजामुद्दीन सुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफर और सुजाउद्दौला। ठीक।
तो ये जो संधि हुई थी ये रॉबर्ट क्लाइव, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ के बीच हुई थी। पहली जो संधि हुई थी वो हुई थी 12 फरवरी, पहली जो संधि हुई थी इन लोगों के बीच में वो सॉरी 12 फरवरी नहीं, 12 अगस्त। 12 अगस्त 1765 में, 12 अगस्त 1765 में जो पहली संधि हुई थी वो रॉबर्ट क्लाइव और सुजाउ और इसमें जो मुगल शासक थे शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी। जहाँ शाह आलम द्वितीय को ये वादा किया गया था जो कड़ा इलाहाबाद का कड़ा का क्षेत्र उनको दे दिया जाएगा और प्लस 26 लाख रुपए की पेंशन देके उनको उनको प्रतिवर्ष पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। 39 का ए, हाँ 39 का ए, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी संधि की गई थी वो दूसरी संधि की गई थी 16 अगस्त 1765 में। वो जो अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला उनके साथ की गई थी। ठीक है, उनसे ये कहा गया है जो कड़ा-वड़ा के क्षेत्र हैं वो शाह आलम तृतीय को दे दीजिए। ठीक, और इसके अलावा जो कुछ जो पैसा था शायद 43 53 लाख निजामत के रूप में से शुजाउद्दौला से लिया गया था। जहाँ तक 43 लाख जहाँ तक मुझे याद है, हो सकता है थोड़ा-सा फिगर इधर-उधर हो गया हो, वो आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो इसका 39 का ए। अगला है 40, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था? असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने लिखा था? चितरंजन दास ने, महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय ने। ठीक, किसने लिखा था? ये लिखा था दोस्तों महात्मा गांधी ने। जैसे 1919 को एक कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, जो एक कलकत्ता का एक विशेष अधिवेशन था 1919 में, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। तो उस अधिवेशन में लाला लाजपत राय जो चितरंजन दास थे उन्होंने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किया था। हालांकि बाद में जब 1920 में जब नागपुर अधिवेशन हुआ था, ना सॉरी, नागपुर जो अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन में चितरंजन दास ने इसका समर्थन किया था और महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव को लिखा था। तो 40 का बी, 40 का भी महात्मा गांधी, हाँ ठीक है 40 का भी। आगे हम लोग चर्चा करेंगे 41 पे। बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने किस नाम से अपना पासपोर्ट बनवाया था? ये बनवाया था मकसूदा, हामिद काबुल, आबिद हुसैन, ओरलैंडो मैसूटा। किस नाम से अपना पासपोर्ट बनवाया था दोस्तों? किस नाम से बनवाया था? ये नाम से बनवाया था आर्लेंडो मैसूटा। जो इटली का पासपोर्ट था, इटली के पासपोर्ट जिसमें नाम लिखा था आर्लेंडो मैसूटा, उस नाम से इन्होंने एक नकली पासपोर्ट बनवाया था, जाली पासपोर्ट बनवाया था। 42 है, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या ठीक नहीं है? दांडी जो यात्रा उन्होंने की थी, क्या सही नहीं है? वह पैदल यात्रा थी। 78 सत्याग्रह से यह आरंभ हुआ जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग शामिल थे। इसका लक्ष्य नमक कानून का उल्लंघन था। समुद्र के किनारे पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक बनाया था। ठीक, तो इसका क्या सही जवाब होगा? तो इसका सही जवाब है इसका लक्ष्य नमक कानून का उल्लंघन करना नहीं था। ठीक, इसका लक्ष्य नंबर का 41 का डी। ओके ठीक है गीता जी, 41 का डी बात सॉरी। तो इसका लक्ष्य नमक कानून का विरोध नहीं था। और इन्होंने ये जो यात्रा शुरू की थी, ये जो यात्रा इनकी शुरू की गई थी, ये 12 मार्च 1930 से 43 का सी, हाँ 42 का सी होगा। ठीक है, 43 तो अभी पहुंचे भी नहीं हम लोग। 12 मार्च 1930 को ये प्रारंभ की थी यात्रा और 6 अप्रैल 1930 को इस यात्रा को समाप्त किया था। कहाँ पे? नौसारी में इन्होंने नमक कानून का नमक बना के, गुजरात का नौसारी क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे इन्होंने उसका नमक बना के इस कानून को मतलब नमक बनाया था। ठीक, हालांकि इसका मुख्य लक्ष्य नमक कानून का उल्लंघन करना नहीं था। ठीक, और ये यात्रा लगभग 24 दिनों में इन्होंने पूरी की थी। 42 का सी। आगे हम लोग चलते हैं 43 पे। निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालीन पुरास्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? नवपाषाण कालीन स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं किस पुरा स्थल से? जो नवपाषाण कालीन स्थल है वो है मार्तंड, दुआजाली, हैंडिंग और बुर्जहोम और चिरान। ठीक है, ये है बुर्जहोम। बुर्जहोम कहाँ दोस्तों? कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, कश्मीर में। गुफल राज और बुर्ज होम कहाँ? कश्मीर में पड़ते हैं, जहाँ पे बुर्ज होम में गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं। चिरान जो है, चिरान कहाँ है? बिहार में। ठीक, नवपाषाण कालीन स्थल है ये।
44 है, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फूट को कब मिला था? कौन सी डेट को मिला था, मतलब कौन से सन में मिला था? मिला था 1860 ईस्वी में, 1863 में, 1873 में और 1878 ईस्वी में। कब मिला था? तो ये मिला था 1863 में। कहाँ मिला था? पल्लवरम में मिला था। पल्लवरम कहाँ पड़ता है? मद्रास के पास पड़ता है। मद्रास कहाँ था? मद्रास तमिलनाडु। ठीक, 1863 में पूरा पाषाणकालीन उपकरण मिले थे। 45 का मैत्रेय संहिता का संबंध है। ठीक, 53 43 का 43 का जैसे हो गया, ठीक है। 43 का नव पाषाण पुरा स्थल से गर्त निवास। गर्त निवास का अर्थ होता था कि मतलब जमीन में घर बना के रहना। ठीक है, वो जमीन में एक प्रकार से काफी बड़ा गड्ढा खोदते थे, गड्ढे में ही वो अपना जीवन यापन करते थे। ठीक, गर्त निवास, जमीन के अंदर गड्ढा बना के रहना। और ये था बुर्ज़होम में। बुर्ज़होम कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। इसके अलावा कश्मीर में नवपाषाण कालीन एक और स्थल है, गुफल राज नाम का एक और स्थान पड़ता है, वो भी नवपाषाण कालीन स्थल है। कहाँ पे पड़ता है? वो भी कश्मीर में ही पड़ता है। ठीक है, बुर्ज़होम कश्मीर में और वो गुफल राज भी कश्मीर में। इसके अलावा चिरांद क्या है? चिरांद आपका पड़ता है कहाँ पे? बिहार में। 43 ये कहाँ है? बुर्ज़होम, बुर्ज़होम कश्मीर में है। ठीक, बुर्ज़होम कश्मीर में है। बुर्ज़होम गुफलराज कश्मीर में है। चिरांद उसमें है। और मार्तंड वो एक मंदिर है, मार्तंड मंदिर। ठीक है, ये ऑप्शन ऊपर के दोनों से कोई मतलब नहीं है। इस तरीके कुछ ऑप्शन डाल दिए जाते हैं थोड़ा सा हट के, तो इसका ऑप्शन होगा सी। क्लियर है? तो रॉबर्ट्स ब्रूस फूट 8063 में 8063 में। और पल्लवरम नामक स्थान पे इन्होंने जो पूरा स्थल पाया, जो पल्लवरम नाम के इन्होंने पूर्व पाषाणकालीन स्थल वहाँ से कुछ चीज़ें प्राप्त की थी। और पल्लवरम, ठीक है, कहाँ पे पड़ता है? मद्रास में पड़ता है। मद्रास कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक, और नव पूर्व पाषाण कालीन के जो अगर देखा जाए, जो प्रेरणता जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जो मुख्य खोज करता था, वो रॉबर्ट ब्रूस फुट ही थे। पहली बार इन्होंने ही ऐसी चीज़ों का उत्खनन किया, इन्होंने ही वो चीज़ें हासिल की। और उन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास सिद्ध किया है कि भारत में ये चीज़ें मिली हैं। तो मतलब इनको एक तरीके से माना जाता है, जो पूर्व पाषाण कालीन का जो इतिहास है उसको एक्सप्लोर करने का। 44 का बी। 45 पे आते हैं, मैत्रेयी संहिता का संबंध है। ये कल मैंने बताया था इसको। ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से और अथर्ववेद से। ठीक है, ये संबंधित है यजुर्वेद से। जैसे यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं। यजुर्वेद दो शाखाओं में डिवाइड है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। जो कृष्ण यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। सॉरी। जो कृष्ण यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, और जो शुक्ल यजुर्वेद है वो सिर्फ पद्य में लिखा गया है। और जो कृष्ण यजुर्वेद है उसकी कई सारी शाखाएं, जिसमें तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी संहिता है। ठीक है, और तैत्तिरीय हो गया, काठक हो गया और मैत्रायणी संहिता हो गया। और जो शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद में वैद्यायन संहिता हो गई, वैद्यायन हो गया और ईश उपनिषद हो गया। ठीक, तो ईश हो गया। तो इस प्रकार से इनका डिवाइडेशन है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। मैत्रेयी संहिता, यही बता दूं, मैत्रायणी संहिता में ही, जो मैत्रायणी संहिता है उसी में ही महिलाओं का जो स्थान है, वो जो सूरा वगैरह जो होती थी उसका, उसके समकक्ष बताने का प्रयास किया गया है। 46 पे आते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1919, 1920, 1929, 1936। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 45 का सी। ये है 1936। 45 का सी। ठीक, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और लखनऊ में। ठीक, 1936। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सिराजुद्दौला प्लासी का युद्ध हुआ था, आप सभी लोग जानते हैं। हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध। ठीक है, अंग्रेजों को उन्होंने लीड किया था, अंग्रेजी सेना को। और फिर
लॉर्ड वेलेज़ली चतुर्थ आंग्ल-मैसूर युद्ध, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब जब ऊपर के तीनों ठीक है, चौथा ही गलत होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध, ठीक है? जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ये तृतीय आंग्ल-मैसूर युद्ध से संबंधित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, तृतीय आंग्ल-मैसूर युद्ध से संबंधित है, ना कि ना कि द्वितीय। द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध से संबंधित थे, कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक? अ, यार मैंने इसका लगाया नहीं है क्या? अ, सॉरी, इसका ये डी आंसर होगा इसका, ठीक है? इसका आंसर डी होगा, 47 का डी। 48 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सती प्रथा को अवैधानिक घोषित किया गया है? सती प्रथा को अवैधानिक घोषित किया गया है। रेगुलेशन एक्ट 14th of 1829, रेगुलेशन एक्ट 15 ऑफ 1829, रेगुलेशन एक्ट 16 ऑफ 1829, रेगुलेशन एक्ट 17 ऑफ 1829, किसमें ये इनको अवैधानिक घोषित किया गया है, किसको? सती प्रथा को। तो ये किया गया है दोस्तों रेगुलेशन एक्ट 17 ऑफ 1829, ठीक? और ये राजा राम मोहन राय के प्रयासों के तहत ही ये पॉसिबल हो पाया था। और उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड विलियम वेलिंगटन, सॉरी विलियम बेंटिक थे। क्या थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय वायसराय थे। राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से ये संभव हो पाया था। आगे चलते हैं और आगे हो जाता है लेक्चर खत्म। ठीक है। तो आज दोस्तों हमारे जो लेक्चर में थे 48 क्वेश्चन ही शामिल थे। तो मतलब यही रेशो रहेगा 50 के आसपास, कभी 2-4 क्वेश्चन ऊपर, कभी 1-2 क्वेश्चन नीचे, लेकिन रहेंगे वही 50 के आसपास एवरेज के तौर पे। तो आप लोगों का वैसे, गीता जी आप लोगों का बहुत-बहुत फिर से कह रहा हूँ, आपका बहुत स्वागत है। सवाल आपसे बस ये है कि आप जो पढ़ रही हैं, जो कर रही हैं, जो यहाँ का कंटेंट है, आपके उस वेरी करता है या नहीं करता है, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने कहा, बार-बार कहता हूँ, फीडबैक आप लोग ज़रूर दिया कीजिए, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लगा? पढ़ाने का तरीका कैसा लगा? बॉडी लैंग्वेज कैसे लगी? और इसके अलावा कंटेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या हम इसको और बेहतर कर सकते हैं? ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग हमें अ, बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो हम लोग अगर जहाँ पे लगेगा कि इसमें सुधार करना चाहिए, तो हम लोग उसको प्रयास भी करेंगे सुधार करने का। ठीक है। अभिनव निगम, लेट हो जा रहे हो, क्या बात है? चलिए कोई बात नहीं, पढ़ाई में लगे रहिए, लेट हो जाए कोई इश्यू नहीं है। नमस्कार अभिनव। और दूसरी चीज़ है, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए। और नहीं सिर्फ दरअसल प्राचीन इतिहास के जैसे, इतिहास का मुझे इसलिए करवाना पड़ रहा है ना, इतिहास किसी-किसी का मॉडर्न और मिडवल भी उसमें शामिल हो रहता है ना, ठीक है? सिर्फ़ प्राचीन नहीं करा सकते, क्योंकि जैसे जो लोग अब जैसे जीआईसी लेक्चरर हो गया, पीजीटी, टीजीटी हो गया, उसमें सिर्फ़ प्राचीन नहीं आता, तीनों पोर्शन आते हैं। तो हम लोग तीनों पोर्शन को लेके चलना है, ठीक? और मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको प्राचीन इतिहास के लेक्चर देखने हैं, तो छोटी-सी रिक्वेस्ट ये है कि पुराना आप मेरा प्लेलिस्ट में चले जाइएगा यूट्यूब पे एल1 क्लासेस में। तो उसमें प्लेलिस्ट में पुराने जितने लेक्चर हैं, वो सब पड़े हुए हैं, प्राचीन भारत के सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, आप वो ज़रूर देख लीजिएगा, रोज़ 1 घंटा देख लिया कीजिएगा, अगर जब भी आपके पास समय हो। और चूँकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ़ प्राचीन भारत हम नहीं करा सकते, क्योंकि पूरे पोर्शन हमको कराने होते हैं, क्योंकि इतिहास का मतलब हाँ, घर पे आ जाओ तो काम तो रहता ही है। देखिए, जब तक घर पर ना रहो तो घरवाले के सारे काम आपके नहीं रहने पे भी हो जाते हैं। लेकिन जब आप घर पहुँच जाते हैं तो 500 काम दूसरे निकल आते हैं। जो रुके हुए होते हैं वो भी काम आपके ऊपर थोप दिए जाते हैं। वैसा कुछ नहीं है, आपका यही हाल नहीं है, सबका यही हाल है। तो गीता जी के ना 51 के एग्ज़ाम के लिए आप स्पेशली मैं बता रहा हूँ, पुराने जो पेपर पड़े हुए हैं, मेरे जो पुराना पढ़ाया हुआ है, उसमें एंशिएंट हिस्ट्री का पोर्शन देख लीजिएगा।
एक काम कीजिए, अभी प्लेलिस्ट है उसमें 6-7 5-6 लेक्चर मैंने लिए थे एंशिएंट हिस्ट्री के, जिसमें टॉपिक वाइज़ लिया गया था और उसमें हर टॉपिक से लगभग 100 क्वेश्चन थे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के 100 क्वेश्चन डाले गए थे। बहुत बेसिक क्वेश्चन मैंने उसमें नहीं डाले, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मेरे जितना भी कंटेंट हो उसमें बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन हम लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन आप सभी देखिए, आप जब इतने बड़े लेवल पे तैयारी करते हैं तो बहुत बेसिक सवालों के जवाब तो आपको पता ही होंगे। तो हम कोशिश करते हैं कंटेंट में ऐसे क्वेश्चनों को रखा जाए जो थोड़े से मॉडरेट हों, थोड़े से टिपिकल हों, थोड़ा-सा सोचने का समय मिले आपको, ठीक? कि इसका क्या होगा? तो हमारा प्रायोरिटी यही है कि हम ऐसे क्वेश्चनों पे ज़्यादा फ़ोकस करें। कारण क्या है मैं आपको बता दूँ, देखिए, पेपर जब भी सामान्य पेपर आता है, जब भी पेपर अगर सामान्य पेपर पूछा जाएगा, एवरेज पेपर पूछा जाएगा, वहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान अच्छे कैंडिडेट को बहुत अधिक नुकसान हो जाता है। कारण क्या है ना, कि पता चला कि जो 4 साल से तैयारी कर रहा है, ठीक है? और जो पता चला अभी 6 महीने से तैयारी कर रहा है, दोनों का लेवल एक ही हो जाता है। क्योंकि साधारण सिंपल सा अगर आपको पेपर बना देंगे तो वहाँ पे जो कम एक्सपीरियंस्ड हैं या कम समय पढ़े हुए हैं, तो वो भी उतना ही अच्छा प्रदर्शन कर लेंगे जितना अच्छा आप कर लेंगे। ठीक है? जब मॉडरेट पेपर बनता है, जब थोड़ा-सा टफ पेपर बनाया जाता है, थोड़ा-सा घुमा के पेपर बनाया जाता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो कॉम्पिटिशन को लेके सीरियस बच्चे हैं, जिन्होंने डीप स्टडी की है, अपने बहुत अलग प्रकार के नोट बनाए हुए हैं, उनको बेनिफिट हो जाता है। वो लोग क्या होते हैं, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस में वो उन क्वेश्चन में अच्छा परफ़ॉर्म कर जाते हैं, इसकी वजह से वो उन लड़कों को बीट कर देते हैं। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। सामान्य पेपर में देखिए, मुझे जितना आता है आपको भी उतना ही आता होगा, ठीक है? मैं तो ये मानता हूँ, ऐसा नहीं है आपको कम आता है। मैं पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब ये थोड़ी ना है मुझे ज़्यादा आता है। देख अ, और ख़ास तौर से जब आप पीजीटी वग़ैरह या जीआईसी लेक्चरर या यूजीसी नेट वग़ैरह के लिए पढ़ा रहे हैं तो डेफ़िनेटली कि ये आँकना कि आपको कम आता होगा तो ये तो मूर्खता ही होगी मेरी। तो मैं किसी को कम नहीं आँकता हूँ। सभी अच्छे, बस ये है मैं यही कोशिश रहती है कि क्वेश्चन का लेवल इस प्रकार से हो कि किसी प्रकार का भी लेवल आ जाए तो उस लेवल में आप पीछे ना रहें। ठीक है? अगर एवरेज आया तो भी आप बहुत अच्छा कर जाएँगे, ठीक? लेकिन थोड़ा-सा मॉडरेट आया, तो भी आप बहुत अच्छा कर जाएँगे। तो हमारा प्रयास मॉडरेट क्वेश्चन्स पे थोड़ा-सा ज़्यादा रहता है। उसका रीज़न यही है कि मॉडरेट क्वेश्चन ही आपको सिलेक्शन के पास ले जाते हैं। जैसे एलटी का भी आपने क्वेश्चन देखा होगा, अभिनव ने तो मेरे ख़्याल से देखा है। एलटी का जो पेपर आया है, उसमें जो सामान्य क्वेश्चन है, वो तो मुझे लगता है वो सभी के सही होंगे, किसी के गलत नहीं होंगे। जो अच्छे कॉम्पिटिटर होंगे, वो तो सभी के सही होंगे। लेकिन जो कुछ मॉडरेट क्वेश्चन पूछ दिए गए थे, 8-10 जो मॉडरेट क्वेश्चन थे, उस 8-10 क्वेश्चन में जो बच्चे खींच के ले गए होंगे, अच्छा कर गए होंगे, तो वो थोड़े से नंबर उनसे अधिक गेन कर लेंगे और यहाँ हर एक नंबर की अपनी इम्पोर्टेंस है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो गीता जी, आपसे यही रिक्वेस्ट है, पुराने लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें आपका एंशिएंट कवर हो जाएगा। बाकी कल भी मैंने आपको बताया है आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। बुक्स आप जितनी जल्दी हो सके, पुराने पेपर जितनी जल्दी हो सके आप परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे, ठीक? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, नहीं तो जितना आप लेट करेंगे उतना समय आपके हाथ से निकलता चला जाएगा। क्योंकि देखिए, मैं यहाँ पे 1 घंटा या डेढ़ घंटा पढ़ाऊँगा, ठीक? लेकिन आप स्वयं जब पढ़ेंगे तो कम से कम 8 घंटा पढ़ेंगे और जब आप 8 घंटा पढ़ेंगे तो जितना मैं पढ़ाऊँगा उससे कई गुना ज़्यादा आप पढ़ पाएँगे। तो आप ज़्यादा बेहतर तो आपके पास ज़्यादा बेहतर अ, चीज़ें हो पाएँगी, आपके लिए भी बेहतर हो पाएँगी। तो मेरा यही है कि यहाँ आके आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, कुछ नए क्वेश्चन आपको मिल जाएँगे, ठीक? वो आपके लिए मदद अवश्य करेंगे आने वाले पेपर में। जीएस के लिए मैंने आपको बताया था, जीएस के लिए आपको क्या करना है और डरिए-वरिएगा बिल्कुल मत, जो होगा वो तो देखा ही जाएगा। बस अपने जो पढ़ाई की है ये सोचिए कि पढ़ाई कीजिए कि हाँ, परफ़ॉर्म अच्छा करना है, ठीक? बेस्ट परफ़ॉर्मेंस देनी है, बस इतना सोचिए और इससे ज़्यादा मत सोचिए कि पेपर कैसा आएगा, हाई ऐसा आएगा, हाई वैसा आएगा। तो वो पेपर के ऊपर छोड़ दिए, जैसा भी आएगा आपकी पढ़ाई अच्छी रहेगी तो आप उसमें बेहतर करने का प्रयास ज़रूर कर पाएँगे और बेहतर कर भी देंगे। तो दोस्तों, आज का लेक्चर तो यहीं ख़त्म हम लोग कर देते हैं और बाकी गीता जी से और अभिनव सभी से मेरी 2 लोग अभी फ़िलहाल हैं, उन दोनों से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़
लेक्चर को सर्कुलेट ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को जो उस तरीके की प्रिपरेशन में सर्कुलेट करिएगा। अपने दोस्तों को और जानकारों को जो प्रिपरेशन में हैं ठीक है, ताकि थोड़े से बच्चे आ पाएँ ज़्यादा बेहतर है। क्या होता है ना कि ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर देखो 0 होगा तो भी मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है? मैं ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाना बंद कर दूँगा। ये थोड़ा-सा मेरे लिए अच्छा भी है, थोड़ा-सा फ़ैसिनेटिंग भी है और थोड़ा-सा और भी चीज़ें हो जाती हैं इससे। लेकिन ये है कि अगर बच्चे ज़्यादा अच्छे आते हैं ना, तो क्या होता है ना, थोड़ा मैं पहले ही कह चुका हूँ, एक कॉम्पिटिटिव जब एनवायरनमेंट होता है ना, तो कोशिश की जाती है आप उससे बेहतर करें, ठीक है? आपको नॉलेज उस दूसरे से नॉलेज से कम ना हो, ठीक? तो प्रयास यही है कि अपने दोस्तों को, मित्रों को, अपने जानकारों को जो प्रिपरेशन में हैं सॉरी, तो उनको लेक्चर ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे हम लोग मौजूद हैं, टेलीग्राम पे हम लोग मौजूद हैं। सामने जो नंबर स्क्रीन पे आपके आ रहा है, टेलीग्राम जॉइन कर लीजिए और जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप चाहें तो कॉल करके इस नंबर पे भी बात कर सकते हैं, ठीक है? और मैं नहीं रहा तो जो कॉलीग हैं वो उठाएँगे, वो बात कर लेंगे आपसे। तो इसमें जैसी भी समस्या होगी आपको उसका निवारण किया जाएगा। अगर वो समस्या हमारी एजुकेशन से जुड़ा हुआ होगा तो निवारण अवश्य होगा, ठीक? तो प्रयास यही है कि आप लोगों को अच्छा-सा प्रिपेयर करा लिया जाए। दूसरा ये है कि आप लोग कोशिश कीजिए लेक्चर को दूसरे लोगों को भी सेंड कीजिए और उनको भी थोड़ा-सा कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा-सा अ, सहयोग देने का प्रयास अवश्य करें। ठीक है, बिल्कुल सबको बता रहे हैं, उनको लेके भी आइएगा। ऐसा देखिए आप लेके आएँगी उनको इनवाइट करेंगी, अगर उनको क्लासेस अच्छी लगेंगी तो बेशक वो लोग ज़रूर इंटरेस्टेड होंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना इतिहास ऐसा ना बहुत से जानते होंगे आप बहुत बड़ी-बड़ी कोचिंग है, संस्थान हैं, वो भी पढ़ा रहे हैं और बहुत ऑलरेडी इस्टैब्लिश संस्थान हैं, इस्टैब्लिश टीचर हैं, वो लोग भी पढ़ा रहे हैं। उन लोगों ने कहीं न कहीं सब लोगों ने जॉइन ही कर रखा होता है। तो यहाँ पे अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं है, अगर वो 1 घंटा आ भी जाएँगे तो उनका हो सकता है उनका खुद का नॉलेज चेक हो जाए। तो एक्सपेक्टेशंस तो यही हैं। बताते रहिए जो लोग आएँगे उनका सभी का स्वागत रहेगा। तो आज का लेक्चर हम लोग यही ख़त्म करते हैं और बाकी पढ़ाई पे पढ़ते रहिए, ध्यान दीजिए अपना, सेहत का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए और मौसम एनवायरनमेंट बदल रहा है उसका भी ध्यान रखिए। चलिए सभी लोगों को आज के लिए गुड नाइट, बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोग आए और शुभ रात्रि। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर से नए क्वेश्चनों के साथ मुलाकात होगी, फिर से 50 क्वेश्चन होंगे और उम्मीद करता हूँ आप लोग समय से आ पाएँगे। चलिए, ओके, गुड नाइट एवरीवन।